नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जितिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए भैया शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को और आज हमारी जो चौथी क्लास रहने वाली है, ठीक है। एंड हमने अभी तक बीएनएसएस के अच्छे सेक्शन हमने देखे हैं, बढ़िया तरह समझे जाने, ठीक है। और मैं उम्मीद करूंगा कि जितनी हमने क्लासेस आपको करवाई हैं आपको बढ़िया समझ में आई होगी, ठीक है, आई होप। और कहीं भी कोई दिक्कत समस्या आती है तो बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी डाउट हो तो बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अगर आप किसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मान लीजिए आप एमपीएडीपी की तैयारी करें, सिविल जज की तैयारी करें, या कि जुडिशरी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लॉ एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये चौहान अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि इसमें तमाम आपके चाहे कि कोई भी लॉ की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं आपको यहाँ इसके कोर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। करना कुछ नहीं, चौहान अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अभी अगर आपको जो अभी लेटेस्ट बैच चल रहा है आपका, याद रखिए एमपीएडीपी बैच चल रहा है, जो कि आपको बिल्कुल मिल जाएगा बहुत कम आफ्टर फी पर, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हम आपको बता दें कि हमने पिछला सेक्शन 20 पूरा खत्म कर लिया था, ठीक है। ऑलमोस्ट पूरे से लगभग हमने सब सेक्शन 12 तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। काफी बड़ा सेक्शन 20 था, ठीक है, जिसे हमने पूरा कंप्लीट देखा था, ठीक ना। आइएगा सेक्शन 21 क्या कह रहा है थोड़ा देख लीजिए भैया, देखेंगे जरा। तो हम सबसे पहले अब यहाँ कहाँ आ गए, हम लोग चैप्टर 3 पर आ गए हैं, अध्याय 3 पर आ गए, जहां हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो न्यायालयों की शक्तियां देखने वाले हैं। क्या देखने वाले? न्यायालयों की शक्तियां देखने वाले हैं, ठीक है। चलेंगे देखिएगा। तो धारा 21, वे न्यायालय जिनके द्वारा अपराधों का मुकदमा चलाया जा सकता है। क्या बोला मैंने? वे न्यायालय जिनके द्वारा अपराधों का मुकदमा चलाया जा सकता है। तो इस संहिता के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए पहले का नंबर का इसके अंदर सब क्लॉज भी जोड़े गए हुए हैं, ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत किसी भी अपराध का मुकदमा निम्न द्वारा चलाया जा सकता है। पहला, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय जिसके द्वारा प्रथम अनुसूची में उल्लेखित ऐसा अपराध विचारणीय बशर्ते कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 या 71 के तहत किसी भी अपराध सुनवाई या किसी महिला की अध्यक्षता वाली अदालत द्वारा की जाएगी। सब क्लॉज तो खबर देखिए कि किसी अन्य कानून के तहत कोई अपराध जब उस कानून में इस संबंध में किसी न्यायालय का उल्लेख किया गया हो तो उस न्यायालय द्वारा विचारित किया जाएगा। जब किसी न्यायालय का उल्लेख ना हो तो निम्नलिखित न्यायालय द्वारा विचारान्वित किया जा सकता है, ठीक है। पॉइंट देखेंगे इसका। तो उच्च न्यायालय, सेकंड पॉइंट, कोई अन्य न्यायालय जिसके द्वारा प्रथम अनुसूची में ऐसे अपराध को विचारणीय दिखाया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए जो सीआरपीसी की पुरानी धारा है आपके किसके 26 के अनुसार है, ठीक है। किस समान है, किसके अनुसार? आपका 26 के अनुसार है, क्लियर है। चलेंगे देखेंगे जरा। हाँ, अच्छा इससे समझाना है ना अभी, फिर खत्म करूंगा ये। तो देखिए अभी तक हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, हमने 21 तक पूरा एंड कर लिया था, ठीक है। आज हम क्या 20 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्या पढ़ने वाले? 21 सेक्शन। धारा कौन सी आपका? तो धारा 21 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये बात पहले अच्छे समझिए कि बीएनएस के अपराध कहाँ चलेंगे। सबसे पहली बात याद रखिएगा, इसमें बोला गया है कि बीएनएस के अपराध कहाँ चलेंगे, ठीक है। अर्चना जी आप आ गई? ओके चलिए देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला जा रहा है कि बीएनएस के जो अपराध है कहाँ चलेंगे। तो सबसे पहले हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, और जो फर्स्ट शेड्यूल में अनुसूची 1 में जिस कोर्ट का उल्लेख हो वहां, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और तो आपको दिख रही है, हाईलाइट करके रखा गया है, जहां महिला न्यायाधीश मतलब विशेष प्रावधान
यहाँ महिला न्यायाधीश की बात की जा रही है। महिला न्यायाधीश की बात क्या की जा रही है कि बीएनएस की धारा 64 से लेकर 71, 64, 65, 66, 70, 71 जो समानता है महिलाओं और यौन अपराधों संबंधित गंभीर अपराध हैं, जो कि बीएनएस की धारा कहां से स्टार्ट आपकी 64 से 71 तक किसके लिए है, तो महिलाओं के यौन अपराधों संबंधित क्या आपकी गंभीर अपराध हैं। महिला जज द्वारा ट्रायल किया जाएगा। उद्देश्य क्या, तो पीड़िता को क्या मिले, सहानुभूति मिले और उसे सुरक्षित वातावरण मिले। ठीक है, इसलिए ठीक है। और इसमें और एक चीज नाम दिया गया है, जैसे अगर कानून ने कोर्ट का नाम दिया है वही कोर्ट चलेगा, और अगर नहीं दिया तो फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार चलेगा। इसे क्या रखिएगा, ठीक है। चलिए, समझ में आया। ये तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा रिवाइंड हो जाए। अब मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ। यह धारा हमें बताती है कि केस फाइल होने के बाद वह किस जज की मेज पर जाएगा। मेज मतलब टेबल पर, जैसे मेरी टेबल है, ठीक है, तो किस जज की टेबल पर जाएगा, कौन बताती है, तो धारा 21 बताती है कि जब कोई केस फाइल होता है, फाइल होने के बाद कौन सा केस किस जज के पास जाना है, ये धारा हमें 21 बताती है। ठीक है, क्लियर। अब 21 में क्या क्या गया है, याद रखिएगा। जैसे होता है ना, अदालत का क्या कर दिया जाता है, वर्गीकरण कर दिया जाता है, उसी प्रकार इसे समझिएगा। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता में अपराधों के लिए मतलब 3 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, एक तो यह कि हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, और आपका जो क्या बताया गया है, फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, फर्स्ट, हाँ, ठीक। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट जिसे कहते हैं, ठीक है, समझिए, सच समझाता हूं। तो हाई कोर्ट की बात की जा रही है, ठीक है, तो हाई कोर्ट की बात क्या की जा रही, यह सबसे बड़ी अदालत है। ठीक है, याद रखिएगा, हाई कोर्ट, और किसी भी अपराध की सुनवाई कर सकती है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, आपने आपको पता होगा सीधे ट्रायल नहीं करते। ठीक है, यहां क्या होते हैं, सीधे ट्रायल नहीं चलते हैं। और जो सेशन कोर्ट होती है, जैसे गंभीर हत्या जैसे चलते हैं यहाँ सेशन कोर्ट में। और मजिस्ट्रेट कोर्ट या कि फर्स्ट शेड्यूल मतलब छोटे और मध्यम स्तर के अपराधों के लिए प्रथम अनुसूची देखनी होती है। कहां देखनी पड़ती है, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में, ठीक है, छोटे या कि मध्यम स्तर के जो भी अपराध होते हैं उनके लिए क्या देखनी पड़ती है, तो प्रथम अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल देखनी होती है, जिसमें लिखा होता है कि केस किसके पास जाएगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सुनेगा या कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट सुनेगा। ठीक है, इस चीज क्या रखिएगा। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, यहां पास एक चीज और किसके बारे में बात की गई है, महिला जज के बारे में बात की गई है। अब महिला जज समझिएगा, तो याद रखिएगा, कानून आपको पता है कि मतलब ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिन्हें सहानुभूति देने के लिए, ठीक है, देखते हुए अनिवार्य करने की कोशिश की गई है कि जो यौन अपराध, ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंस, जो कि पीएनएस की धारा 64 से लेकर 71 की सुनवाई कौन करता, महिला जज ही करें। इसे क्या रखिएगा, जो यौन अपराधों का जो ऑफेंस है, जो पीएनएस की धारा 64 से लेकर 71 की सुनवाई कौन करे, तो महिला जज ही करे। इससे पीड़ित महिला को अपनी बात रखने में क्या आसानी और बिना हिचक के और अपनी मर्यादा, ठीक है, महसूस होती है उससे कि मैं अपनी मर्यादा में रह के बात वो अपनी साझा कर सकती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज इसमें दी गई है 21 में। और जो अलग से जो मतलब वो कह सकते हैं, अगर मामला बीएनएस का नहीं है, अगर मामला बीएनएस का नहीं है, किसी और कानून का है, जैसे इनकम टैक्स, एक्साइज एक्ट, ठीक है, अगर उस कानून में लिखा है कि यह केस स्पेशल कोर्ट पे चलेगा तो वही चलेगा। अगर कुछ नहीं लिखा, मान लो अगर कुछ नहीं लिखा, तो हाई कोर्ट या कि शेड्यूल, जो भी शेड्यूल कोर्ट में बताएंगे कोर्ट में सुनवाई, किस कोर्ट में सुनवाई होगी। ठीक है, चलो, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। मैंने क्या होता है कि अति गंभीर जैसे कि जैसे हत्या, तो कौन सुनेगा, तो सेशन कोर्ट सुनेगा। ठीक है, और मान लो यौन अपराध, मतलब, ठीक है, जैसे
बलात्कार और बाकी बहुत सारी आती चीजें। जैसे कौन देखेगा, तो महिला जज देखेगी, इस चीज का रखिएगा, ठीक है। और मान लो जैसे समान अपराध जैसे चोरी, तो कौन देखेगा, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। और किस अनुसूची के अनुसार, तो अनुसूची एक के अनुसार, ठीक है। और अगर स्पेशल कोर्ट, स्पेशल केस देखते हैं जिनके जैसे सीबीआई के, ड्रग्स के, इन सब के, ठीक है, तो उनके लिए एक अलग से स्पेशल कोर्ट होती है, ठीक है। अगर स्पेशल कोर्ट ना हो तब हाई कोर्ट क्या करता है, एंटर करता है, ठीक है। चलो, इतनी बात क्लियर हुई क्या? सेक्शन 22 में आइए। वे सजाएं जो उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीश सुना सकते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, वे सजाएं जो उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीश सुना सकते हैं। तो उच्च न्यायालय कानून द्वारा अधिकृत कोई भी सजा सुना सकता है, और सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कानून अधिकृत कोई भी सजा सुना सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी भी न्यायाधीश द्वारा सुनाई गई मृत्युदंड की सजा उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन होगी, याद रखिएगा, ठीक है। जो कि धारा 28 के समान है, रखिएगा, जो पुरानी सीआरपीसी है, ठीक है, समझिएगा। पहले आपको सिंपल समझाऊं, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, ये बताएं। पहले सिंपल तौर पर समझा दूं, चलिए पहले सिंपल तौर पर समझा दूं, देखिए। यहाँ पास हाई कोर्ट की और सेशन कोर्ट की शक्ति बताई गई है, ठीक है, देखिए। तो हाई कोर्ट किसी प्रकार की सजा दे सकता है, वो वैलिड ही मानी जाएगी, किसी प्रकार की सजा दे सकता है, जैसे कारावास, जुर्माना, आजीवन कारावास, मृत्यु दंड, ठीक है। अब यहाँ सेशन कोर्ट की शक्ति दिखाई गई है, जैसे सेशन जज, एडिशनल सेशन जज कोई भी सजा दे सकते हैं, लेकिन 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 यदि वे मृत्यु दंड देते हैं तो वह सीधे लागू नहीं होगा, पहले हाई कोर्ट से उसकी मंजूरी या की पुष्टि जरूरी है, क्या। तो क्या समझे आप कि हाई कोर्ट किसी भी सजा की पूर्ण शक्ति है, संपूर्ण शक्ति उसके पास, सेशन जज के पास सभी सजा दे सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक क्लॉज जोड़ा गया कि अगर मृत्यु दंड दिया जा रहा है तो हाई कोर्ट की कंफर्मेशन लेना जरूरी है, बस इतना ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी भी आपको पता चले तो इस चीज को याद रखिएगा। डबल चेक कहां होता है, अगर मृत्यु दंड की सजा दी गई सेशन कोर्ट के द्वारा, तो डबल चेक किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है, समझे। चलो, अब इस धारा को हम कह सकते हैं कि शक्तियों का बंटवारा भी कह सकते हैं, ठीक है। कैसे शक्तियों का बंटवारा, बात करते हैं अगर उच्च न्यायालय की, ठीक है। हाई कोर्ट के पास सजा देने की असीमित शक्ति है, याद रखिएगा, असीमित शक्ति में बोला, याद रखिएगा, हाई कोर्ट के पास सजा देने की असीमित शक्ति है, ठीक है। लेकिन कंडीशन इस भी है कि वह सजा भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस या किसी कानून में लिखा हो, अन्य किसी कानून में लिखा हो, इस चीज क्या रखिएगा, वह जुर्माना लगाने से लेकर फांसी तक की सजा कुछ भी दे सकता है, लेकिन बीएनएस में होना चाहिए या कि किसी और कानून में लिखा होना चाहिए कि अगर तुमने ये अपराध किया तो यहां से यहां तक सजा दिया जा सकता है, ठीक है। ये बात किसकी होगी, उच्च न्यायालय की, क्योंकि उसके पास असीमित पावर है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन जुड़ रहती है कि अगर आप सजा दे रहे हैं तो बीएनएस की धारा बताएं किस सेक्शन के तहत, ठीक है। और अगर आप बीएनएस अनुसार नहीं दे रहे हैं तो किस और कानून तहत उससे सजा दे रहे हैं, ये जरूरी है।
चाहे वो जुर्माना लगा रहा हो या मृत्युदंड की सजा की फांसी की सजा दे रहा हो, हाईकोर्ट पर लिखा होना कम जरूरी है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं किसकी, सत्र न्यायाधीश की, मतलब सेशन जज की, तो जिला स्तर पर सेशन जज और एडिशनल सेशन जज को भी कानून के तहत सभी सजाएं देने का हक है। ठीक है, सभी सजाएं देने का हक है। वे उम्र कैद भी दे सकते हैं और फांसी भी। क्या, उम्र कैद भी दे सकते हैं और फांसी भी। ठीक है, फांसी की सजा पर चेक एंड बैलेंस देखना पड़ता है, मतलब भले ही एक सत्र न्यायाधीश किसी अपराधी को फांसी सुना दे, लेकिन अपराधी को तब तक फांसी नहीं दी जा सकती है जब तक हाई कोर्ट उस फैसले को दोबारा न देख ले और उस पर अपनी मुहर, मतलब कंफर्म ना लगा दे। यह इसलिए किया गया है ताकि किसी व्यक्ति को जान से मारने का फैसला केवल एक जज के विवेक पर न छूटे, उसे और बारीकी से दोबारा जांच हो सके। ऐसा तो फिर हर जिले में किसी न किसी को फांसी की सजा मिलती रहेगी। ठीक है, ठीक ना। ठीक, यहां तक कि आपको बता दूं कि एडिशनल जो अतिरिक्त सेशन जज है वो भी आप क्या दे सकता है, फांसी की सजा दे सकता है, लेकिन फांसी के लिए हाई कोर्ट की मंजूरी अनिवार्य है। अच्छा, अब समझ में तो आ गया होगा मेरे अनुसार, आया कि नहीं आया बच्चों, बताएं। यहां तक किसी कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो मुझे बताएं जरा, बताएं। बताते चलिएगा, अर्चना कहीं कंफ्यूजन हो तो बताते चलिएगा, ठीक है। ठीक है, सेक्शन 23, वे सजाएं जो मजिस्ट्रेट सुना सकते हैं। सब क्लॉज 1, सब क्लॉज, सॉरी, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 और स्पष्टीकरण। ठीक, तो सेक्शन 23 का सब सेक्शन 1, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय कानून द्वारा अधिकृत कोई भी सजा सुना सकता है सिवाय मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि कारावास के। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको पिछले सेक्शन में सब पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो। ठीक, क्यों अर्चना, याद है ना, कौन कितनी क्या सजा दे सकता है, ठीक है, सब आपको बहुत पढ़ा चुका हूँ फिर भी। और इसके बाद सब सेक्शन 2 क्या कहा कि प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष से अधिक अवधि कारावास या 50,000 रुपए से अधिक की जुर्माने दोनों या सामुदायिक सेवा की सजा सुना सकता है। सेकंड क्लास श्रेणी के मजिस्ट्रेट न्यायालय में 1 वर्ष से अधिक की कारावास या 10,000 से अधिक की जुर्माने या दोनों या सामुदायिक सेवा की सजा सुना सकता है। स्पष्टीकरण याद रखिएगा, सामुदायिक सेवा से तात्पर्य उस कार्य से जिसे न्यायालय किसी दोषी को दंड के रूप में करने का आदेश दे, जिससे समुदाय को लाभ हो और जिसके लिए वह किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब समझाते हैं आपको। चलो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मैंने आपको आपको शायद मैं बताया था, याद होगा तो आपको, कि आ, जो सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 7 वर्ष की सजा दे सकता है। फिर मैंने आपको बताया था चीफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सॉरी,
चीफ नहीं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो कि 3 वर्ष की सजा दे सकता है, और फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ये 1 वर्ष तक की सजा दे सकता है। और जुर्माना फर्स्ट क्लास वाला कितना दे सकता है? 50,000। और चल कोई नहीं। कहा था मैं? जो फर्स्ट क्लास जो आपका जज होगा 50,000 की जुर्माना लगा सकता है, और आपका सेकंड क्लास का जज 10,000 तक का जुर्माना लगा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें एक चीज और ध्यान देने की बात है कि जो आपका जो सीजीएम है, सीजीएम मतलब आपको वही चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा नहीं दे सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर? ऐसे समझ नहीं आएगा ना? ठीक है, तो मैं समझाता हूँ। तो मैं बात करता हूँ किसकी? तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यह जिले में मजिस्ट्रेटों का प्रमुख होता है। किसका होता है आपका? तो मजिस्ट्रेटों का प्रमुख होता है। यह 7 साल की जेल भेज सकता है, लेकिन अगर मामला इतना गंभीर है कि उसमें उम्र कैद या फांसी की जरूरत हो तो सीजीएम इसे सत्र न्यायालय में, कहा, सेशन कोर्ट को भेज देता है। क्या करता है? सेशन कोर्ट को भेज देता है। ठीक है, और बात करते हैं हम किसकी? प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की। यह सबसे आम अदालत है। क्या कैसे आम अदालत है? नए जो आपकी नई संहिता के तहत इनकी जुर्माना लगाने से क्या कितना क्या कर दिया, बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 50,000 रुपए कर दिया गया। कितना कर दिया गया? तो 50,000 रुपए कर दिया गया। ठीक है, उसी प्रकार आपका सेकंड क्लास मतलब मजिस्ट्रेट की, ठीक है, सेकंड क्लास, तो ये छोटे अपराधों की सुनवाई करते हैं। कैसे? आपको छोटे अपराधों की सुनवाई करते हैं, और अधिकतम 1 साल की जेल और 10,000 रुपए की जुर्माना लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक स्पष्टीकरण में आपको सामुदायिक सेवा समझ आ रहा है। इस सामुदायिक सेवा आखिर है क्या? तो ये नया प्रावधान है, याद रखिएगा, इसे बता दूं आपको। तो यह एक आधुनिक सुधार है। क्या आपकी? आधुनिक सुधार है। ठीक है, ये छोटे मोटे अपराधों के लिए अपराधी को जेल भेजने के बजाय समाज के लिए काम, जैसे सफाई और गार्डन में जाके क्या करना, फूल वगैरह में सिंचाई करना, करने की सजा दी जा सकती है। इसके लिए अपराधी को कोई पैसा नहीं मिलता है। तो काम करवाया जाएगा, उसमें अपराधी को 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। वो क्या कर रहा है? सामुदायिक सेवा कर रहा है। क्या कर रहा है? सामुदायिक सेवा कर रहा है। ठीक है, बात क्लियर? क्लियर है? चलो आगे आइए। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे 7 साल, 3 साल, फाइन और बोथ। ठीक है, और एक सी और क्या? कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा। उसी प्रकार सेकंड क्लास का भी 1 ईयर, फाइन, बोथ, कम्युनिटी सर्विस, और ये आपको तो दोनों कर सकता है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्लास
सेकंड क्लास, ये चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी। चलो आगे आइए। सेक्शन 24, सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है कि जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में मजिस्ट्रेट का न्यायालय कानून द्वारा अधिकृत कारावास की अवधि प्रदान कर सकता, बशर्ते यह शब्द आपके धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्तियों से अधिक नहीं है। जहां कारावास को मूल सजा के भाग के रूप में प्रदान किया गया, वहां कारावास की अवधि 1/4 से अधिक नहीं होगा, जिसे मजिस्ट्रेट जुर्माने के भुगतान में चूक के लिए कारावास के अलावा किसी अन्य तरह के अपराध के लिए सजा के रूप में सक्षम है। सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि इस धारा के तहत दी गई कारावास की सजा धारा 23 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दी जा सकने वाली अधिकतम अवधि की कारावास की मूल सजा के अतिरिक्त हो सकती है, ठीक है, जो कि पुरानी जो आपकी सीआरपीसी उसके 30 के समान है, ठीक है। देखिए अब 24 क्या कह रहा है, या अगर आप जुर्माना नहीं भरेंगे तो क्या होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्या देखिएगा। मान लो यहाँ पर डिफॉल्ट क्या है, यहाँ डिफॉल्ट का यूज किया गया है, ठीक है। डिफॉल्ट सेंटेंस क्या है कि तो अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरता तो कोर्ट उससे अतिरिक्त जेल की सजा दे सकता है। मतलब अगर 1 साल की सजा है तो 6 महीने की सजा और बढ़ा सकता है, 1 साल की सजा और बढ़ा सकता है। इसे क्या कहते हैं, इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। लेकिन यहाँ पर एक चीज और लिखी गई है कि मजिस्ट्रेट अपनी अधिकतम शक्ति से ज्यादा सजा नहीं दे सकता है। जैसे सेकंड क्लास का जो मजिस्ट्रेट है 1 साल तक की सजा दे सकता है, अब 1 साल से ज्यादा की सजा वो आपको नहीं दे सकता। ये किस में लागू, किस में दिया गया, तो सेक्शन 23 में अभी हमने अभी पढ़ा है। ये जो सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट है 1 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता, और वहीं फर्स्ट क्लास का जो मजिस्ट्रेट है 3 साल से अधिक की सजा नहीं दे सकता है, ठीक। और दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर पहले से जेल की सजा दी गई है तो जुर्माना ना देने पर भी अतिरिक्त जेल, मतलब अधिकतम सजा की 1/4 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, 1/4 से ज्यादा नहीं होगी। अब 12 का आप लोग 1/4 कर लीजिए, मतलब 3 महीना, ठीक है, ऐसे ही ना, ठीक है, 3 महीने ना। जिसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण समझाता हूं, मान लीजिए कि जो आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो कि अधिकतम कितनी सजा दे सकता है, 3 वर्ष की सजा दे सकता है, जो कि अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। अब 3 वर्ष का 1/4 में क्या करिए आप लोग, 3 साल का 1/4, 1/4 क्या करिए सजा देना आपको उसे, तो एक्स्ट्रा कितना निकल के आएगा, तो 3 3 दूनी 6, 3 3 का 9, तो ये 9 महीने। तो यदि आरोपी को पहले 3 वर्ष की सजा दी गई है तो जुर्माना न देने पर उससे अधिकतम और कितने महीने की जेल दी जा सकती है, तो 9 महीने की, ना 9 महीने की, ठीक है। तो तब वो कब तक रहेगा, तो 3 साल 9 महीने, ठीक। नहीं अभी और अच्छे समझाता हूं, बहुत प्यार समझा, देखिए अक्सर अपराधी सोचते हैं कि वे जुर्माना नहीं भरेंगे, ठीक है, जुर्माना नहीं भरेंगे और जेल की सजा काटकर बाहर आ जाएंगे। तो यह धारा क्या करती है, सुनिश्चित करती है, ठीक है, कि जुर्माना ना भरना आपको और अधिक समय तक क्या कर सकता, जेल में रख सकता है, ठीक है। 1/4 का नियम, अगर किसी अपराध के लिए कानून में अधिकतम 2 साल की सजा का मतलब साल जेल का प्रावधान है और मजिस्ट्रेट उस पर जुर्माना भी लगाता है
तो जुर्माना न देने पर मजिस्ट्रेट उसे अधिकतम 6 महीने मतलब 2 साल का एक चौथाई एडिशनल जेल दे सकता है। ठीक है, लेकिन जो एडिशनल की बात की, अतिरिक्त सजा की बात की गई है, सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां समझिएगा। मान लीजिए एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने किसी को अपनी शक्ति की सीमा के अनुसार 3 साल की जेल सुनाई है और 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। यदि वह व्यक्ति जुर्माना नहीं भरता तो उसे 3 साल के बाद जुर्माना के बदले क्या एडिशनल या कि अतिरिक्त सजा काटनी होगी। और यहां नियम क्या कहता है कि मुख्य सजा प्लस जुर्माने वाली सजा मिलाकर 3 साल से ज्यादा हो सकती है। क्या हो सकती है? तो 3 साल से ज्यादा हो सकती है। विशेष क्या रखिएगा। कोई कहे, कोई कह दे, मान लो कि कोई बोले आपसे कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने उसे 3.5 साल की जेल सुना दी, लेकिन आपका नॉलेज कहेगा अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 साल की सजा सुना सकता है। तो आप बिल्कुल आराम से समझ जाएंगे कि इसके साथ उन्होंने क्या फाइन का भी जोड़ा है। इसे क्या देखिएगा। ठीक है, क्लियर है ना। समीर मौर्य, बताएं भैया, कोई दिक्कत परेशानी है क्या आपको? चल, आगे आए। देखिए 25, एक ही मुकदमे में अनेक अपराधों के दो सिद्धि के मामले में सजा। तो सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 1 देखिएगा, जब किसी व्यक्ति को एक ही मुकदमे में दो या दो से अधिक अपराधों का दोषी पाया जाता है तो न्यायालय भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 9 के प्रावधानों के अधीन रहती है उसे ऐसे अपराधों के लिए उन विभिन्न दंडों से सजा सुना सकता है जो न्यायालय देने के लिए सक्षम है। और न्यायालय अपराधों की गंभीरता को ध्यान रखते हुए ऐसे दंडों को समवर्ती क्रमिक रूप से चलाने का आदेश देगा। सब क्लास 2 क्या करें, लगातार सजाओं के मामले में केवल इस कारण से कि विभिन्न अपराधों के लिए कुल सजा एक अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर दी जाने वाली सजा से अधिक है, न्यायालय के लिए अपराधी को उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमे के लिए भेजना आवश्यक नहीं होगा, उसे उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, मतलब का पॉइंट समझिएगा, किसी भी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को 20 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास सजा नहीं दी जाएगी। खा कुल सजा किसी, कुल सजा, थैंक यू, ठीक है समझिएगा। कहा था राशि की दोगुना से अधिक नहीं होगी। सब सेक्शन थर्ड क्या कह रहा है, किसी दोषी व्यक्ति द्वारा अपील करने के उद्देश्य से इस धारा के तहत उसके विरुद्ध पारित की गई लगातार सजाओं का कुल योग एक ही सजा माना जाएगा। ठीक है, समझाता हूं, इसे बहुत प्यार समझाता हूं, समझिएगा, इसे बहुत अच्छी चीज आप बताई गई। ठीक है, चलिए चाय पीने का टाइम हो गया, ऑलरेडी शायद 5 बजने वाले हैं। आप लोग भी चाय पी लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट का रेस्ट ले लीजिए।
हाँ जी अर्चना जी, अभी चाय पी लीजिए 5 मिनट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कोई बात नहीं, चलिए देखिए समझिएगा। देखो, तो यहाँ बहुत अच्छी चीज बताई गई, ठीक है। मैं आपको पहले अच्छे में यहाँ शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा, ठीक है। जब एक व्यक्ति पर कई आरोप हो और वह सब में दोषी पाया जाए, तो जज के पास कितने, दो विकल्प होते हैं उसके पास, दो, ठीक है। पहला, साथ साथ या एक के बाद एक, साथ साथ या एक के बाद एक। अब साथ साथ क्या है, मान लीजिए किसी को अपराध ए के लिए 3 साल और अपराध बी के लिए 2 साल की सजा मिली है। मान लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, कुछ मत समझिएगा। मान लो आपको चोरी के लिए 3 साल, मारपीट के लिए 2 साल की सजा मिली है। यहां दो अपराध हुए, ठीक है। अगर जज कहे कि ये साथ साथ चलेगी, तो अपराधी कुल 3 साल की जेल में रहना होगा। क्यों, ऐसा क्यों, यहां पर क्या हुआ? अब जज यहां क्या बोल दिया, क्या बोला, देखो जैसे एक में मिला उसे 3 साल की सजा मिली, एक में 2 साल की सजा मिली, ठीक है। तो अपराधी कुल 3 साल की सजा ही में रहना पड़ेगा, ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा, बड़ी सजा में छोटी सजा समाहित हो जाती है, ठीक है, समझे? आया समझ में? अच्छा, जो बड़ी सजा है छोटी सजा को एक प्रकार समझिए लुप्त कर देती है, ठीक है। क्या कर दी, लुप्त कर दी, उसे अगर हटा दी, ठीक। अगर साथ साथ चल रहा तब, और अगर एक के बाद एक, इसमें पहली सजा खत्म होने के बाद दूसरी शुरू होती है, ठीक है। ऐसा अभी ऊपर वाले में आपको एग्जांपल दिया था, अपराधी कुल कितना, 3 और 2 5 साल हो गए थे, ठीक है। तो अब इसमें एक के बाद एक भी, अब उसे 5 साल रहना पड़ेगा। कैसे, तो उसे 5 साल रहना पड़ेगा जेल में, ठीक है। तो जज के पास या तो बोल सकता है 7 साल में से सजा कर दो, ठीक है, और अगर बोल दे एक के बाद एक सजा, ठीक। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत अच्छी समझिएगा, ठीक है। अब सजा की ऊपरी सीमा मतलब, अगर जज एक के बाद एक सजा देने का फैसला करता है, तो कानून ने दो बड़ी क्या किया, यहाँ पर पाबंदियां लगाई हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। मान लो
20 साल की सीमा, क्या 20 साल की सीमा बोला इन्होंने, तो कुल सजा जोड़कर कभी 20 साल से ऊपर नहीं जा सकती, सिवाय उम्र कैद के मामलों को छोड़िए। ठीक है। अगर कोई मजिस्ट्रेट अधिकतम 3 साल की सजा दे सकता है, ठीक, तो वह साथ साथ सजा देते समय कुल मिलाकर 6 साल, क्या बोला मैंने, कुल मिलाकर 6 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता है। क्या क्या बोला मैंने, कि 6 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता है, क्योंकि अधिकतम 3 साल की सजा दे सकता है, और अगर 2 अपराध हैं तो उससे ज्यादा नहीं जा सकता भैया। तो क्या इस चीज क्या रखिएगा। अब अपील का अधिकार, क्या बोला मैंने, अपील का अधिकार मतलब अगर किसी को 2-2 साल की 3 सजाएं, 2-2 साल की 3 सजाएं एक के बाद एक मिली हैं, तो कुल मिला के कह सकते हैं 2 3 या 6, तो 6 साल, तो कानून उसे 6 साल की एक सजा मानेगा। ठीक है। इससे अपराधी को बड़ी अदालत में अपील करने का अधिकार मिल जाता है, क्योंकि सजा की मात्रा बढ़ गई है, इसलिए क्या मिल गया है, अपील मिल गया है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हुई। तो क्या समझे आप, साथ साथ में, साथ साथ में क्या होगा, सबसे लंबी सजा के बराबर समय जेल में काटना होगा, और छोटी सजा लुप्त हो जाएगी, लेकिन एक के साथ एक, मतलब क्या, एक के बाद एक में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, सभी सजाओं का योग काटना होगा, और अतिरिक्त समय या किसी भी हाल में 20 वर्ष से अधिक की सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे। समझेंगे इसे। धारा 26, शक्तियां प्रदान करने की विधि, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2। इस संहिता के अंतर्गत शक्तियां प्रदान करते समय उच्च न्यायालय के राज्य सरकार जैसा भी मामला हो, आदेश द्वारा व्यक्तियों को विशेष रूप से नाम से, उनके पदों के आधार पर या आधिकारिक वर्गों के समानता उनके आधिकारिक पद नाम के आधार पर सशक्त कर सकती है। सबसेक्शन 2, ऐसा प्रत्येक आदेश उस स्थिति से प्रभावी होगा जिस स्थिति से इसे संबंधित अधिकृत व्यक्ति को सूचित किया जाता है। ठीक, समझिए। यहाँ सेक्शन 26 क्या कहना चाहता है, सेक्शन 26 क्या कहना चाहता है, तो समझिए। पहले ऐसे थोड़ा सोचो, आराम से पहले बता दूं, ठीक है। अगर इसे बताया जाए कि शक्ति कैसे दी जाती है, मतलब पावर कैसे दी जाती है, समझिएगा। जैसे हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट, क्या स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, आदेश जारी करके शक्तियां दे सकती है। कैसे, तो किसी खास व्यक्ति को नाम से, मतलब जैसे कोई नाम उसका, या किसी पद से, जैसे कि एसटीएम है, सीजीएम है, या कि पूरे वर्ग को, वर्ग कौन कहला जाएगा, तो प्रथम श्रेणी के सभी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। ठीक है, नहीं समझे, देखो समझिएगा। अदालतों में जजों को पावर देने के 2 तरीके होते हैं, समझिए। इसे आप एक कंपनी के उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जहां मैं कल जो आपको समझा रहा था
डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टर एक प्रकार का क्या होता है, मैनेजर होता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ आज इसे समझिएगा, इसे आप एक कंपनी के उदाहरण समझ सकते हैं जहां किसी को मैनेजर की पावर दी जाती है। क्या दी जाती है? मैनेजर की पावर दी जाती है, ठीक है। किसकी? मैनेजर। हेलो, चले जाइए। ठीक है। हाँ जी। तो मैंने कहा था, मैंने बोला एक कंपनी के हिसाब से, ठीक है। कंपनी के हिसाब से कैसे? मान लो किसी को मैनेजर की पावर दी जाती है, ठीक है। अब शक्तियां देने के तरीके भी होते हैं, देखिए कैसे। बाय नेम से, उसके पोस्ट पोस्ट से, ठीक है, पद पर, मतलब समझिएगा। तो जैसे व्यक्ति के नाम से भी, जब सरकार या हाई कोर्ट किसी खास व्यक्ति, जैसे श्री अजीत सिंह चौहान, ठीक है, को आदेश जारी कर कहे कि उन्हें प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी जाती हैं, ठीक है। ये तो नेम से हो गया। अब मान लो मेरे क्या पद से, मतलब मैं टीचर हूं, ठीक है। तो जब आदेश में व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि पद लिखा हो, जैसे जिले का जो भी एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट होगा उसके पास ये शक्तियां होंगी। इसका फायदा यह है कि अगर उस पद पर बैठा व्यक्ति भी बदल जाए तो शक्तियां नए आने वाले व्यक्ति के पास अपने आप रहती हैं, ठीक है। और ये शक्तियां शुरू कब से होती हैं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण कानूनी बारीकियां रखिएगा कि ये कब से शुरुआत होगी सकती है। आदेश जारी होना काफी नहीं है, याद रखिएगा। आदेश जारी होना काफी नहीं है। शक्तियां उस दिन से शुरू मानी जाएंगी जिस दिन से उस अधिकारी को वह आदेश उसके हाथ में या उसकी जानकारी उसे दे दी जाए। उदाहरण के लिए, अगर सरकार ने 1 तारीख को आदेश साइन किया है लेकिन जज साहब को 5 तारीख को मिला है, तो वे 5 तारीख से उन शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। अब से तो 5 तारीख से। इतनी चीज क्लियर हो गई? इतनी चीज क्लियर हुई? तो इस ठीक है। 27 देखें। चलो, 27। नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां। जब भी कोई व्यक्ति जो सरकारी सेवा में कोई पद धारण करता है जिसे उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा इस संहिता के तहत किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई शक्तियां प्रदान की तो उसी राज्य सरकार कहते हैं उसी स्थानीय क्षेत्र में समान प्रतीक से उच्च पद नियुक्त किया जाता, तो तब तक उच्च न्यायालय राज्य सरकार जैसा मामला अर्थात निर्देश न दे चुका है स्थानीय क्षेत्र उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा जिसे उसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। देखो, इस धारा का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में आने वाली रुकावटों को रोकना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक जज शहर ए में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है। सरकार उनका क्या करती है? ट्रांसफर, मतलब तबादला शहर बी में कर देती है। तो इस नियम के अनुसार उन्हें शहर बी में जाकर फिर से शक्तियों के लिए नए आदेश का इंतजार नहीं करना होगा। उनके पास जो शक्तियां शहर ए में थी वे शहर बी में भी पदभार संभालते ही अपने आप मतलब ऑटोमेटिक ही लागू हो जाएंगी, ठीक है। यह नियम
तब लागू होता है जब अधिकारी का तबादला उसी स्तर के पद पर हो। मान लो जैसे एक जिले से दूसरे जिले में मजिस्ट्रेट के रूप में अधिकारी का प्रमोशन हो जाए, जैसे मजिस्ट्रेट से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बन जाना, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाना। ठीक है, ये कंडीशन इस पर भी है। पद की मतलब पद समान हो, मतलब न्यायिक पद से न्यायिक पद पर ही तबादला हो। सरकार या हाई कोर्ट ने विशेष रूप से यह ना कहा हो कि आपकी शक्तियां वापस ली जाती हैं। इस चीज को याद रखिएगा, याद रखिएगा। ट्रांसफर हो तो जो शक्तियां हैं वो आपकी चलती रहेंगी, सेम शक्तियां रहेंगी। प्रमोशन हो तो वही शक्तियां रहेंगी आपकी। और नया एरिया हो तो नए क्षेत्र में वही शक्तियां होंगी जो पुरानी शक्तियां हों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है। अपवाद क्या है आपका? यदि सरकार या हाई कोर्ट मना कर दे कि ये शक्तियां यहाँ लागू नहीं होंगी, जो कि आपकी शक्तियां ए शहर में वो थी, अब शहर बी में ये शक्तियां यहाँ लागू नहीं होंगी, जब वहां शक्तियां लागू नहीं होंगी। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। 28 शक्तियों की वापसी। उच्च न्यायालय या राज्य सरकार जैसा ही मामला हो, इस संहिता के अंदर किसी व्यक्ति अधीनस्थ किसी अधिकारी प्रदत्त सभी कोई भी शक्तियां वापस ले सकता है। सबसेक्शन 2, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट प्रदत्त द्वारा कोई भी शक्तियां संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा वापस ली जा सकती है और जिन्होंने ऐसी शक्तियां का प्रदान की थी। ठीक है, समझिएगा इसे। यहाँ 28 क्या कह रहा है आपका, समझिएगा। ठीक है, कि जिसने शक्ति दी थी उससे वापस ले सकते हैं मेरे बेटियों, याद रखिएगा। जिसने शक्ति दी है उससे वापस ले सकते हैं। ठीक है? मान लो हाई कोर्ट ने शक्ति दी है तो हाई कोर्ट वापस ले सकता है। स्टेट गवर्नमेंट ने दी है तो स्टेट गवर्नमेंट वापस ले सकती है। सीजीएम ने दी है और सीजीएम वापस ले सकता है। डीएम ने दी है तो डीएम वापस ले सकता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। मतलब हमारे भारत का कानून का एक सरल सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? जिसने आपको पावर दी है वह पावर आपसे छीन भी सकता है, वापस ले भी सकता है। अगर बात किया जाए हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट की, अगर अगर हाई कोर्ट ने किसी न्यायाधीश को विशेष शक्तियां दी हैं, किसी न्यायाधीश को स्पेशल पावर दी हैं, जैसे किसी स्पेशल केस को सुनने की पावर, तो हाई कोर्ट जब चाहे उन्हें वापस ले सकता है। और यही बात कहां लागू होती है? राज्य सरकार पर लागू होती है। वे सारी शक्तियां एक साथ छीन सकते हैं और उनमें कुछ कम भी कर सकते हैं। याद रखिए, शक्तियां छीन भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जिला स्तर पर बात किया जाए, किस स्तर पर? ये तो उच्च स्तर पर बात हो गई। अब जिला स्तर पर बात करते हैं तो जिला स्तर पर कौन? सीजीएम और डीएम। सीजीएम और डीएम। निचले स्तर पर सेम यही नियम काम करता है। मतलब डीएम जो जिला मजिस्ट्रेट है, अगर उन्होंने अपने अधीनस्थ कार्यकारी मजिस्ट्रेट मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को शक्ति दी थी तो वे उसे वापस ले सकते हैं। उसी प्रकार सीजीएम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अगर उन्होंने किसी मजिस्ट्रेट को कोई विशेष जिम्मेदारी सौंपी थी तो उसे वापस बुलाकर उसे वापस ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या अच्छो? आगे क्या? यहाँ तक बताएं, किसी को कोई दिक्कत समस्या तो नहीं हुई बच्चे? बताएं जरा।
इतनी बात क्लियर हुई क्या आप सभी को? इतनी बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ा जाए? अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि तरह से पढ़ा रहा हूँ। अरे चलो, अर्चना जी ने बोला समझो सबको आ गया। चलो देखिएगा। तो धारा 29, न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियां जिनका प्रयोग उनके उत्तराधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। तो इस संहिता के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियां उनके और कर्तव्य उनके उत्तराधिकारी द्वारा प्रयोग या निष्पादित किया जा सकते हैं। सबसेक्शन 2, जब उत्तराधिकारी कौन है इस बारे में कोई संदेह हो तो सत्र न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा उस न्यायाधीश का निर्धारण करेगा जिसे इस संहिता के अंतर्गत किसी भी कार्रवाई आदेश के प्रयोजनों के लिए उत्तराधिकारी माना जाएगा। सबसेक्शन 3, जब किसी मजिस्ट्रेट के पद के उत्तराधिकारी के संबंध में कोई संदेह हो तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जैसा भी मामला हो लिखित आदेश द्वारा उस मजिस्ट्रेट का निर्धारण करेगा जिसे इस संहिता या इसके अंतर्गत किसी कार्रवाई या आदेश के प्रयोजनों के लिए मजिस्ट्रेट पद का उत्तराधिकारी माना जाएगा, जो कि आपकी 35 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, समझिए इसे। देखो, अगर किसी जज या मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर, प्रमोशन या कि रिटायरमेंट हो जाए तो केस रुकना नहीं चाहिए। नया अधिकारी उसी केस को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई? चलो देखो, अब सेक्शन 29 याद रखिएगा। इस धारा का मूल मंत्र क्या है? ये मूल मंत्र समझिएगा। इंसान बदल सकता है लेकिन उसकी कुर्सी की ताकत नहीं बदलती है। क्या बोला मैंने? इंसान बदल सकता है लेकिन इस कुर्सी की ताकत नहीं बदल सकती है। ठीक, जब जज ए का तबादला होता है तो उनकी जगह जज बी क्या करते हैं? चार्ज संभालते हैं। तो जज बी को ए का पद का क्या माना जाएगा? उत्तराधिकारी माना जाएगा। ठीक है, मान लो मैं पढ़ा रहा हूं और मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ाने लगा तो मेरी जगह कोई और आकर पढ़ा रहा, तो आप उसे क्या कहेंगे? एक प्रकार का उत्तराधिकारी कहेंगे। जज बी को वह वही सारी शक्तियां मिलेगी जो जज ए के पास थी। उन्हें पुराने केस को शून्य से शुरू करने की जरूरत नहीं है। वे वहीं से कार्यवाही आगे बढ़ा सकते हैं जहां पिछला जज छोड़ के गया था। अब मान लो यदि
डाउट पैदा हो जाए तो, शंका, कभी कभी अदालतों में बदलाव का मतलब वो जब चेंजेस होता है, यह साफ नहीं होता है कि पुराने जज की फाइलें अब किस नए जज के पास जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में कौन तय करेगा? तो वहां का जो बॉस होगा, बॉस क्या करेगा? तय कर दिए हैं जो लिखित आदेश में वो देगा। मान लो जजों के लिए, जजों मैंने क्या बोला, जजों के लिए कौन है आपका बॉस? तो सेशन जज। तो फैसला कौन करेगा? सेशन जज। अब मान लो न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिए, तो फैसला कौन करेगा? सीजीएम। मतलब सीजीएम कौन? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और जो कार्यकारी है, एग्जीक्यूटिव है, मजिस्ट्रेट का फैसला कौन करेगा? तो जिला मजिस्ट्रेट करेगा, मतलब डीएम करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? चलो बच्चों, क्लियर हो गई होगी मेरे आंसर तो। अब तो क्लियर तो हो जाना चाहिए पैसे। चलो यहाँ होता है हमारा ये वाला पीपीटी ओवर। अगली पीपीटी में चलें क्या? टाइम क्या हो गया पहले देख लेते हैं, उसके बाद एक टाइम तो हो चुका है वैसे। और ज़्यादा देर करेंगे, ज़्यादा लंबी क्लास लेंगे, आपको तो देखने में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि जितनी जल्दी कितनी ज़्यादा लंबी मूवी होगी ना, नहीं आप देख नहीं पाएंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, अगली क्लास में भेंट करते हैं, आप सभी से मुलाकात करते हैं। और उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक कि आपको सारे सेक्शन समझ में आए होंगे। और अगर नहीं आए तो एक बार फिर से वीडियो को चेक करके देख लीजिएगा। मैंने तो कोशिश तो की है पूरी आपको समझाने की, A to Z पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, ठीक समझा सकूं, ठीक ना? अब इससे कम, मतलब कैसे ना, इससे सरल से तो आप इससे भी और सरल कैसे समझाया जाता मुझे नहीं पता, लेकिन इससे सरल तो आप नहीं हो सकता। और दूसरी बात, अब मुझे ये बताइएगा अर्चना जी, क्या मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूं? क्या नोट्स से पढ़ा दूं जिसमें पूरा साफ साफ लिखा है नोट्स में, या कि पूरा सेक्शन ही पर पढ़ाऊं आपको? मुझे ये बता दीजिए। आप जैसा बोलोगे मैं नोट्स बनाकर भी आपको पढ़ा सकता हूँ। नोट्स में होता होता क्या है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, उसमें ऑलरेडी सब कुछ लिखा होता है, सब कुछ मतलब कह सकते हैं एक्सप्लेन रहता है। लेकिन इतना अच्छा भी एक्सप्लेन नहीं रहता जो मैं आपको मुखागर समझा सकूँ उसमें। अब मुझे बताइए, इसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि जैसा मैं आपको पिछली बीएनएस में समझा पढ़ाया था और कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया था, वैसा पढ़ा? कैसा पढ़ाना बताओ? नोट्स में पढ़ा दें, नोट्स बनाकर, कि ऐसे पढ़ाएं? बताएं। ठीक है, लेकिन नोट्स में पूरा एक्सप्लेन नहीं रहेगा, रखिएगा। मतलब जैसा नोट्स में पूरा ऐसा एक्सप्लेन नहीं रहेगा। ठीक है ना? ताकि आप लोग बोलेंगे तो नोट्स भी है अपने पास। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करेंगे यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है,
और अब जितने लोग तैयारी कर रहे हैं किसकी, चाहे किसी भी लॉ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी लॉ की एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है, ठीक है, करना कुछ नहीं है। चौहान अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, चाहे जुडिशरी कोई भी एग्जाम ले लीजिए, लॉ में प्रिपरेशन कुछ भी कर रहे हैं, एडीपीओ, सिविल जज, ठीक है, किसी भी तैयारी करनी है तो चौहान अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। ओके, करना है ना, करने के बाद अब बैच ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।